हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद आजाद। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या और कौन सी चीजें, ज्योमेट्री में लाइन, एंगल, ट्रायंगल और उसके पूरे कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले ज्योमेट्री शब्द को जानते हैं। ज्योमेट्री शब्द है क्या? ज्योमेट्री शब्द जियो और मीट्रीन, जियोमेट्रीन, इन दो शब्द, ये पूरा यूनानी शब्द था, इससे मिलकर बना है जियोमेट्री। इसमें जियो का मतलब भूमि और मीट्रीन का मतलब मापन, मतलब भूमि का मापन। तो इसमें हर किसी भी फिगर का अब आगे आगे बढ़ती गई पढ़ाई, और जैसे जैसे हम लोग सभ्यता की ओर बढ़े तो और सब आकृतियां आई और पढ़ाई करती गई। फिर थोड़ा वैदिक युग में आप देखते हैं यज्ञ वगैरह होते थे, उनकी वेदियों का मापन अपन, फिर वहां से ही थोड़ा और आगे बढ़ते गए। फिर पूरी जो आप आज पढ़ रहे हैं वो विस्तार की ज्योमेट्री आपके सामने मिल गई। तो उसके कुछ नए शब्द हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिंदु की। बिंदु, बिंदु क्या है? कोई एक प्लेन है, ये आपके पास कोई एक तल है, मान लीजिए बोर्ड, या एक ये तल, इसका एक हिस्सा, इसमें किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन जो चीज दर्शाए, एक पॉइंट के द्वारा किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन दर्शाते हैं, तो ये इसका एक पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट होता क्या है? ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब विमाहीन राशि होती है। हिंदी में बोले तो विमाहीन राशि से क्या तात्पर्य है? मतलब इसकी ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है। तो पॉइंट अब क्लियर हो गया। अगर इसके बाद रेखा क्या आता है? रेखा अपरिमित लंबाई की लाइन रेखा कहलाती है, या फिर चौड़ाई रहित लंबाई। ये है एक लंबाई। अब इसका ये मतलब एरो दिखा रहा है कि इधर भी बड़ी है, कितनी भी बढ़ा सकते हैं हम, और इधर भी कितनी बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई निश्चित नहीं है और चौड़ाई होती ही नहीं है इसमें। तो रेखा पता हो गया होगा कि अपरिमित रूप से खींची गई लंबाई ही रेखा कहलाती है। चौड़ाई रहित लंबाई रेखा कहलाती है। रेखा की क्या क्वालिटी है? इसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से इसको डिनोट करते हैं? दोनों तरफ एरो के निशान होते हैं। इसके बाद किरण। किरण क्या होता है? एक इसका एक पॉइंट तो पता होता है, ये एंड या स्टार्ट पता है, लेकिन इसका एक नहीं पता होगा, एंड नहीं पता होगा या स्टार्ट नहीं पता होगा। जैसे ये, अब इसका हमें ओरिजिन तो पता है कि यहाँ पर है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं पता है कि कहाँ है। एक तरफ बढ़ा सकते हैं किरण को, या फिर इधर से, देखिए इसका एंड पता हो गया, ओरिजिन नहीं पता है ये, ठीक। और इसको एक तरीके से समझ सकते हैं हम, किरण क्यों कहते हैं? सूर्य से आने वाली रेखाओं को हम किरण ही तो कहते हैं। और ये देखिए इसका पता है कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है, ठीक। इसके बाद रेखाखंड, इसके नाम से ही पता चलता रेखाखंड। ये रेखा है आपके पास, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका एक खंड कर लें, ए और बी, ये तो ये रेखा का क्या होगा? रेखा का खंड हो गया, ए बी रेखा का खंड कहलाएगा। अब रेखाखंड की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, और इसकी भी निश्चित लंबाई नहीं होती, और इसकी भी निश्चित लंबाई नहीं होती। तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वीडियो को। अब आगे बिंदु हो गया, किरण हो गया, रेखा हो गया। बिंदु से आगे कोण बनता है। कोण से भी पहले थोड़ा और पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है? एक पॉइंट है, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इससे होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करें दो पॉइंट, तो दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पर बात आती है, एक और शब्द आता है बिंदुगामी और संरेख। एक बिंदु से होने जाकर जाने वाली रेखाएं संरेख कहलाती हैं, या बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब तीन पॉइंट है, एक, दो और ये तीसरा पॉइंट। ये इस रेखा पर अगर है, ए बी सी, तीसरा पॉइंट सी, इस रेखा पर है तो ये संरेख कहलाएगा। अगर यहाँ कहीं सी है तो संरेख नहीं कहलाएगा। अब इसके लिए एक कैसे पता करें? अब दिखाई तो देगा नहीं, आपको देगा कि एक रेखा है, उसको सी बिंदु है कि नहीं। इसके लिए AC लेंथ प्लस CB लेंथ करे, अगर AB लेंथ के बराबर आ गया तो ये पॉइंट संरेख होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं होंगे, ठीक। अब तीन असंरेख बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये भी चीज कभी कभी आपको पूछ देता है 6th 7th 8th में, या कंपटीशन में भी कभी कभी आपको पूछ देता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कोण के बारे में। एंगल, एंगल होता क्या है? दो रेखाओं के बीच का झुकाव। कोई दो रेखाएं हो सकती हैं आपके पास, जैसे एक ये है और एक ये, या कोई दो प्लेन है एक दूसरे पर झुके हुए हैं, या कुछ भी,
ये दो उंगलियां हैं एक दूसरे पर, देखिए कितनी कौन सी झुकी है, तो ये इसके बीच का जो कोण होगा, कितना झुकाव है, वही कोण कहलाता है। इस और इस रेखा के बीच का कितना झुकाव है, उसको कोण। अब कोण को लिखा कैसे जाता है, इसका नाम है AOB। अब इसका कोण का नाम लिखने का तरीका क्या है, एंगल का निशान बनाइए, उसके बाद जहां पर कोण बन रहा है उसको बीच में लिख दीजिए, उसके बाद जिन दो रेखाओं से बनना उनको साइड में लिख दीजिए, बस ये आपका इस कोण का नाम लिख दिया। अब कोण का नाम लिखने के बाद आता है कि कोण को मेजर किस में किया जाए या नापा किस में जाए। तो कोण को नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है अंश या डिग्री, मात्रक जिसे कहते हैं, अंश या डिग्री में नापते हैं। अधिकांशतः आप लोग अंश या डिग्री में देखेंगे, लेकिन और भी हैं कुछ, तो एक होता है ग्रेड, सुना होगा आप लोगों ने लेकिन बहुत ही भूल गए होंगे, और एक होता है रेडियन, रेडियन भी सुना होगा और डिग्री भी, लेकिन ग्रेड आप लोग भूल गए होंगे, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें एक संबंध होता है, वो संबंध आपको बताते हैं क्या होता है, D/90 यानी कि डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू G/100 यानी ग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू R/2π। इस एक फार्मूले से हम किसी तीनों में आपस में जा सकते हैं, इससे इसमें जा सकते हैं, इससे इसमें, यानी कि अगर डिग्री में वैल्यू थी रेडियन में जाना है, रेडियन से डिग्री या ग्रेड से रेडियन, तीनों में जा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और यहीं पर बता देते हैं, एक रेडियन, अगर इसको रेडियन में है कहीं डिग्री में बदलना है तो इससे भी बदल सकते हैं। रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक 180/π से गुणा करते हैं, तो ये आपका डिग्री में बदल जाएगा, और इसी के रिवर्स π/180 से गुणा कर देंगे तो वो डिग्री होगा जो रेडियन में बदल जाएगा। ठीक, अब कभी कभी होता क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू इनकी पूछ देता है, ये ना पूछ के इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ देता है, ऑप्शन में दे देता है और कहता है कि 1 डिग्री बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री किसके बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं, अगर नोट्स बनाने हो तो बना लीजिएगा। 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। ये 1 रेडियन में कितना क्या होता है, तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। इसी के तरह 1 डिग्री में रेडियन कुछ होंगे तो कितने होते हैं, 0.0175 रेडियन। ये कभी कभी आपके एक नंबर में या कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमें नहीं याद रहती, देख लीजिए क्या है। ठीक, अब हम कोण पता कर लिया, कोण को मापना पता कर लिया, किस चीज से मापेंगे, उनकी यूनिट जान गए, इकाई जान गए। अब कोण का एक फार्मूला भी होता है, कोण का फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले से जब भी हमारा एंगल आएगा वो आएगा हमेशा रेडियन में, और आपको ऑप्शन में दिया है डिग्री तो उसको बदलना पड़ेगा। जैसे आपको अगर आर्क की लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है ये 11 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, अब ये आपका रेडियन में आया, ऑप्शन में है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, कहेंगे ऑप्शन तो है नहीं, गलत है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, इसको पहले बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए 180/π, पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, इसको आप हल करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, हल करके देख लीजिएगा ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब हम कोण के प्रकार समझते हैं। कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो कोण के प्रकार, न्यून कोण सबसे पहले आता है। न्यून कोण क्या होता है आपका, एक कोई x कोण है, इस कोण की वैल्यू अगर 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो x 0 से बड़ी है अगर, तो ये x कोण जो है आपका न्यून कोण कहलाएगा। कब कहलाएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तभी न्यून कोण कहलाएगा, अन्यथा कोई कोण न्यून कोण नहीं कहलाएगा। सम कोण के लिए एक एंगल x है, अगर इसकी वैल्यू 90 के बराबर है, 90 डिग्री, ये सब डिग्री में है, ठीक, तो x आपका क्या कहलाएगा, समकोण। अब समकोण को कहीं कहीं ना देखे इस तरह से पूछ देता है क्या ये समकोण है, तो है, क्यों, क्योंकि ये इसका सिंबल है समकोण, देखिए समकोण का या राइट एंगल एंगल का ये सिंबल है। इसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण क्या होते हैं, जो आपके 90 से बड़े और 180 से छोटे,
ये आपके अधिक कोण कहलाएंगे। 90 से बड़े और 180 से छोटे अधिक कोण कहलाएंगे। इसके बाद आता है बृहद कोण, होता है, ये मेन 3 थे। इसके बाद बृहद कोण आता है, कंपटीशन लेवल पे पूछ देता है कभी कभी, किसी कोण का, इस कोण का रिफ्लेक्स एंगल बताइए, या प्रतिवर्ती भी उसी को कहते हैं और बृहद कोण भी कहते हैं। तो बृहद कोण क्या होता है, किसी बृहद कोण की वैल्यू क्या होती है, 180 से बड़ी और 360 से छोटी। 180 से बड़ी 360 से छोटी अगर किसी कोण की वैल्यू है तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, प्रतिवर्ती। अब किसका है मेन चीज ये है, ये कोण आपका न्यून कोण होगा, ये इसका, ये वाला कोण, ये इसका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण पता करने के लिए, प्रतिवर्ती कोण पता करने के लिए हम 360 में से जिस एंगल का पता करना होता है उसको माइनस कर देते हैं। मान लीजिए इस एंगल का नाम थीटा है, तो 360 माइनस थीटा कर देंगे, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती। अब जितना भी आए इस तरह से ये 3 हो गए। अब एक आता है आपका सरल कोण। सरल कोण या फिर कहें द्विज कोण कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो सरल कोण, सरल रेखा पर, ये 2 रेखाएं हैं, अगर सरल रेखाएं हैं दोनों ज्वाइन करने पर तो ये सरल कोण कहलाएगा। सरल कोण की एग्जैक्ट वैल्यू 180 होती है आपकी सरल कोण की। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिसके नाम से संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण 360 डिग्री के, और जीरो एंगल कहते हैं 0 डिग्री के कोण को जीरो एंगल कहते हैं। ठीक, अब आपके ये हम पढ़ाते हैं कोण युग्म। ये थे कोण के प्रकार। अब कुछ कोण जोड़े बन के चलते हैं, पेयर में चलते हैं। पेयर में इतने कोण चलते हैं आपके 1 2 3 4 5। इन पांचों के बारे में जानकारी करते हैं थोड़ा, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में, आसन्न कोण। एक ये आपके सामने कोई कोण है, देखिए ये एक कोण है कोई, ये देखा है, ये क्या कर रही, देखिए अब 2 कोण बनाए दे रही। अगर देखा जाए, अभी हमने देखा था 2 लाइनों से सिर्फ एक कोण बना, अब ये एक तीसरी लाइन 3 से 2 कोण बन गए, तो 4 लाइनें चाहिए थी 2 कोण बनाने के लिए। तो ये एक क्या लाइन हुई, कॉमन होगी, देखिए ये दोनों में कॉमन है, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। और इन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। और इन दोनों कोणों का योगफल इस कोण के योगफल के बराबर आना चाहिए, आसन्न कोण। रैखिक युग्म कोण एक इसी का प्रकार है। सरल रेखा पर, ये सरल रेखा है, इस पर अगर कोण बना दें तो ये कोण और ये कोण x प्लस वाई करें, इसका मान अगर x है, इसका मान y है, इनको ऐड करें 180 आया, तो ये x और y रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। इसमें 2 ही कोण थे, इसमें कितने भी हो सकते हैं, ये x y z, ये तीनों एक दूसरे के रैखिक, क्यों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण आता है। शीर्षाभिमुख कोण से पहले हम जान लें प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को छेद करने वाली या काटने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। ये 2 लाइनें हैं, देखिए एक दूसरे को काट नहीं, ये प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। ये एक इधर कोण बन रहा है, एक इधर, देखिए अपोजिट साइड है, शीर्ष के अभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। और इनकी खासियत क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद करते हैं पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, या सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं पूरक कोण। और इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पूरक कोण, कोटिपूरक कोण, 2 कोई कोण है x और y आपके पास, मान लीजिए इन दोनों को अगर हमने ऐड किया, ऐड करने पर 90 डिग्री आया, तो x y का y x का, यानी कि आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर x और y 2 कोण हैं, इनको ऐड कर लिया, ऐड करने पर 180 डिग्री आया, तो ये दोनों अब एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। तो इतनी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। जहां ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका समाधान करेंगे समस्या का अवश्य। आगे अब कुछ और स्पेशल टाइप के एंगल है, उनसे पहले हम थोड़ा इन रेखाओं के बारे में जान लें। समांतर रेखा क्या होती है, लंब रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा, तब वो कोण आसानी से समझ में आएंगे। तो समांतर रेखा, इसके नाम से ही पता चला, समान अंतर 2 रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच हर जगह प्रत्येक जगह समान अंतर है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की समांतर कहलाएंगी। ए बी
सी डी। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ये इसका सिंबल है समांतर लाइन का। तो ये कहीं लिखा है तो आपको पता चल जाना चाहिए ए बी समांतर सी डी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर एक कोई तीसरी लाइन है, इन दोनों में से किसी एक के भी समांतर है, मान लीजिए ए बी के समांतर आपको दी है ये ई एफ लाइन, तो देखिए ये समान दूरी होगी और इसके भी पहले से समान दूरी थी, और ये दूरी और ये दूरी, इसके बराबर ये दूरी और ये, तो ये लाइन देख रहे हैं आप दोनों के समांतर हो गई। तो इस यहां से क्या निकल गया, अगर एक लाइन इन्हीं दोनों लाइनों, दो लाइनें पहले से जो समांतर, उसमें से कोई एक लाइन तीसरी उन दोनों में से किसी एक के समांतर है, तो वो तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक, अब लंब रेखा बात करते हैं। लंब रेखा परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, इंग्लिश में इनको पहला लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, एक लाइन है, इस पर दूसरी लाइन लंब है, मतलब 90 डिग्री के कोण से बना रही है, तो ये लंब रेखा कहलाएगी। एक ये ए बी और ये सी डी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी पैरेलल परपेंडिकुलर सी डी, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ये लिखने का इसका तरीका है, यानी कि ए बी लंब है सी डी पर। अब यहां भी देखते हैं, अगर एक तीसरी लाइन इन दोनों में से किसी एक के समांतर है, मान लीजिए इसके समांतर है, तो क्या ये इसके ये इसके लंब है, तो क्या ये इसके समांतर है, देखिए समांतर तो है लेकिन इस पर लंब नहीं है। ठीक, अब लंब हो भी सकती नहीं भी हो सकती, कब होगी, उसके लिए आपने साइंस में पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, तो उसमें देखते होंगे कि ये लाइन और ये लाइन तीनों लाइनें एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, तो ये 3D इमेज हो गई, ऐसे इस तरीके से ये चीज। तो इसमें देखिए तीनों हैं एक दूसरे के लंबवत और यहाँ पर नहीं है, तो हो भी सकती लंबवत और नहीं भी हो सकती, तीनों एक दूसरे के लंबवत। इसके बाद त्रियक रेखा। त्रियक रेखा के लिए कम से कम 3 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। 3 रेखाओं क्यों पड़ेगी, कोई 2 लाइनें हैं, ये देखिए, इनको कोई एक तीसरी लाइन काटे दोनों को, तो ये जो काटने वाली लाइन यही त्रियक रेखा कहलाती है। त्रियक रेखा क्या, कोई एक 2 लाइनें किसी तीसरी रेखा के द्वारा काटी जा रही हो, तो काटने वाली तीसरी रेखा ही त्रियक लाइन कहलाएगी या त्रियक रेखा कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इंग्लिश में। अब त्रियक रेखा से हम समांतर रेखा समझते हैं, अभी तक ऐसे समांतर रेखा समझिए कॉमन सेंस से इसके शब्द से, अब इससे हम त्रियक रेखा से समांतर रेखा समझते हैं। देखिए ये 2 त्रियक रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं हैं, एक ये त्रियक रेखा और एक ये त्रियक रेखा। ठीक, अब इसमें ये देखिए कोण कुछ ना कुछ कोण बनना होगा, ये भी कोई ना कोई कोण बनना होगा, ये भी कोई ना कोई कोण अवश्य बनना होगा। देखिए ये कोण अवश्य बना रही होगी। ठीक, अब मान लीजिए ये कोण x है और ये y है, x और प्लस y किया, अगर ये लेस देन 180 आ गया, तो ये दोनों लाइनें इधर ही काटेंगी, मतलब ये कोण क्या कहलाएंगे, एक ही ओर के अंतर कोण, इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल कहते हैं, या फिर हिंदी में एक नया शब्द नाम है सह अंतर कोण। सह अंतर कोण या एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल अगर 180 से छोटा है, तो उधर ही दोनों लाइनें एक दूसरे को बढ़ाने पर काटेंगी। इसका रिवर्स, ये 2 कोण हैं, इन दोनों का ऐड करेंगे, अगर ये 180 से बड़ा आ गया तो ये उधर हमें कभी नहीं काटेंगी, जिधर बड़ा आएगा, और जिधर छोटा आएगा उधर हमेशा काटेंगी। अब कब नहीं काटेंगी, बड़ा भी हो गया छोटा भी, अगर इन दोनों को ऐड किया, अगर मान लीजिए कहीं 180 आ गया, तब क्या होगा, तो ये दोनों लाइनें कभी एक दूसरे के को नहीं काटेंगी, मतलब एक दूसरे के समांतर होंगी। तो 2 लाइनें समांतर कब होंगी, ये भी यहां से भी समझ में आ गया होगा, और सह अंतर कोण समझ में आ गया होगा। सह अंतर कोण क्या होते हैं, इन दोनों का कोणों का योगफल 180 होता है। कब होता है, जब ये दोनों लाइनें समांतर हैं। ठीक, अब इनसे स्पेशल कुछ कोण बनते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बताते हैं। एक ये त्रियक रेखा है और एक ये त्रियक रेखा है। ठीक, इसमें एक देखिए कोण कितने बनना है, एक कोण ये बनना है, एक कोण ये बनना है, एक कोण ये 4 ऊपर 4 नीचे बनने। देखिए
इसमें भी यही चीज हो रही है। बस हमने अलग क्या लिया, ये दो लाइनें M और N, ये M और N है, इनको हमने यहाँ पर समांतर मान लिया है कि ये दोनों लाइनें समांतर हैं। तब क्या होगा, इनके नाम दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ये कोण 1 और 5 मतलब दोनों एक साइड के और दोनों ऊपर ऊपर के। ऐसे ये भी देखिए एक साइड के हैं ऊपर ऊपर के, या फिर दोनों एक साइड के नीचे नीचे के। ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, संगत कोण। ठीक, तो संगत कोण समझ में आ गया क्या होता है, दोनों एक साइड क्लियर देखा कि एक भी ओर के ऊपर ऊपर के या नीचे नीचे के कोण संगत कोण कहलाएंगे। अब संगत कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये कि अगर ये दो लाइनें एम एन समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, मतलब 1 और 5 बराबर होंगे। इसी प्रकार 3 और 7 बराबर होंगे, 2 और 6 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर। कब, जब एम एन समांतर है तो ये क्या कहलाएंगे आपके संगत कोण। संगत कोण। इसके बाद अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण नाम से अंदर, इन दोनों के अंदर देखिए ये 4 है कोण अंदर, ये 4 बाहर हैं। एक अंतर, एक इधर का तो दूसरा उधर साइड का, 1 और 8, 7 और 2 ये बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार 3 और 6, 5 और 4 अंत एकांतर कोण कहलाएंगे। फिर यहाँ पर आती है बात, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या गुण है, अगर ये दो लाइनें समांतर हैं तो अंत एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण बराबर होंगे। क्या, अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण बराबर होंगे। ये पहचाने कैसे, अब इस थोड़ा आसान वे में, ये मान लीजिए कहीं जड़ बन रहा है और ये दो लाइनें अगर समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण या फिर इस तरह वाला जड़ बनना है। जब ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसका रिवर्स भी माना जाता है कि अगर ये दो कोण बराबर हैं तो ये दोनों कोण क्या, अंत एकांतर कोण होंगे। अंत एकांतर कोण होंगे तो ये दोनों लाइनें समांतर होंगी। कब, जब अंत एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं त्रिभुज की। कोण इतने ही थे, पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया। अब हम त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज में क्या क्या चीज है त्रिभुज, तो त्रिभुज एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 भुजाओं से घिरा हो। क्षेत्र 3 भुजाओं से घिरा, वो भी कैसा, बंद हो, तब वो त्रिभुज। ये भी 3 भुजाओं से घिरा, लेकिन ये बंद नहीं तो ये त्रिभुज नहीं घिरा। ये देखिए 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है ये, तो ये त्रिभुज कहलाएगा आपका। ठीक, अब त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या इसके गुण है और क्या चीज है, आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज कब बनेगा, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, मतलब उनकी लंबाइयां दी हैं। मान लीजिए 5 4 3, त्रिभुज की 3 लंबाइयां होती हैं। क्यों, 3 भुजाएं होती हैं इसलिए 3 लंबाइयां होंगी। अब इन 3 लंबाइयों से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो कोई 2 भुजाएं आप जोड़ दीजिए, उनका जोड़ने के बाद जो सम आए वो तीसरी भुजा से बड़ा आया तभी त्रिभुज संभव, अन्यथा नहीं संभव। या फिर कोई 2 भुजाओं का अंतर कीजिए, देखिए किसी भी 2 भुजाओं का अंतर कीजिए, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा आएगा तभी त्रिभुज संभव है। इसमें करके देख लीजिए आप, ना अगर आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अब कोण अगर त्रिभुज के दिए तो पहली बात, त्रिभुज में कितने कोण होंगे अंदर, देखिए 3 कोण होंगे, इससे ज्यादा नहीं संभव है त्रिभुज में। अब इन तीनों कोणों का योगफल 180 ही आना चाहिए। अब कोई कह देगा सर क्यों 180 आना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रूफ करते हैं आपके सामने। ये लाइन है, दिख रही है, इसके समांतर एक लाइन हमने मान लीजिए ड्रा कर ली, तो ये कोण और ये कोण, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y। क्यों, क्योंकि अंत एकांतर कोण अभी हम पढ़ाए हैं आपको। अब ये अगर z, तो देख लीजिए ये क्या रैखिक कोण है, उसका एप्लीकेशन आ गया है। x + y + z क्या होना चाहिए,
180 होना चाहिए। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन आपका दूर होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही क्यों आता है। ठीक, अब और कुछ इसके थोड़े गुण समझ लेते हैं पहले, त्रिभुज के प्रकार से पहले। ये है त्रिभुज में 3 कोण है। जो कोण बड़ा होगा, त्रिभुज में तीनों कोण में से कोई बड़ा है या कोई छोटा है, तो जो सबसे छोटा उसके सामने वाली सबसे छोटी भुजा, जो सबसे बड़ा उसके सामने वाली बड़ी भुजा। इसी सीरियल में तीनों भुजाएं चलेंगी, तीनों कोण चलेंगे। अगर भुजा दी तो कोण चलेंगे, कोण दिए तो भुजा चलेंगे। अब कोई कह देगा अगर सर 2 भुजाएं बराबर हैं या 2 कोण बराबर हैं, तो क्या होगा उसके सामने वाले भुजाओं का और सामने वाले कोण। तो अगर 2 भुजाएं बराबर तो उनके कोण बराबर, कोण बराबर तो भुजाएं बराबर। इसी आधार पर इनका वर्गीकरण दिया गया। देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान भुजाएं हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा आपका। ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज। अब आप जाइए थोड़ा पीछे, अभी हमने कहा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की छोटी। अगर भुजाएं बराबर तो कोण बराबर, तो इसके कोण बराबर होने चाहिए। अब मान लीजिए तीनों कोण आपने x मान लिया, तो x प्लस x कितना आ जाएगा 180। इसको हल करेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि समबाहु त्रिभुज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो वो आपका त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समद्विबाहु। अगर 2 भुजाएं बराबर तो उसके 2 कोण भी बराबर होंगे। ठीक, अब विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भुजा ना बराबर हो ना कोई कोण बराबर हो। अब कोण के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया त्रिभुजों का। तो कोण के आधार पर आपका न्यून कोण आता है। न्यून कोण क्या, जिसके तीनों कोण न्यून कोण यानी कि 90 से छोटे 0 से बड़े हों। ठीक, समकोण, समकोण क्या, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब कोई कह देगा सर अगर 2 कोण 90 डिग्री के हैं, तो यार सोचिए 2 कोण कैसे 90 डिग्री के हो सकते हैं। अगर दोनों पे 180 आ जाएगा, तीसरा कोण कहाँ ले जाओगे। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण में भी यही चीज, एक कोण उसका अधिक कोण होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा 180 से छोटा, तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, अधिक कोण। अब यहाँ कुछ थोड़ी और बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या बात करनी है कि समकोण त्रिभुज की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसका एक नाम दे दिया था गणितज्ञ थे कर्ण, पाइथागोरस, उनके नाम, उन्होंने इसका नाम दिया था कर्ण, और बाकी 2 भुजाओं का भी नाम दिया था। अब इन्होंने इसमें और इसमें संबंध स्थापित कर लिया था। क्या कहा था, जो 90 के सामने वाली भुजा है उसका अगर वर्ग करें और अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग करें, उसके बराबर आना चाहिए। क्या, ABC, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसके बराबर आना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज तभी संभव है। अब अगर आपको 90 डिग्री का कोण नहीं दिया था, तो AC के सामने वाला 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों, क्योंकि यही सबसे बड़ी भुजा, और ये बता रहा है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, या कभी क्वेश्चन आ जाता है हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसके लिए ये इस पर एक वर्ग बना है, एक इस पर वर्ग बना है, एक इस पर, और ये त्रिभुज कैसा था, समकोण त्रिभुज। यानी कर्ण पर देखिए वर्ग बना है, इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए क्या होगा, भुजा स्क्वायर है, भुजा ये AB, ये BC है। ठीक, तो AC स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे AB स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे BC स्क्वायर। देखिए वही चीज आ गई। तो इससे समझ में आया कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के भी बराबर होता है। अब त्रिभुज में हम बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट कि त्रिभुज में माध्यिका, माध्यिका से केंद्रक बनता है, उसके बाद परिकेंद्र, अंतर केंद्र, लंब केंद्र, ये सब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो देखते हैं। अब बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, उसके बाद बात करेंगे केंद्रक।
तो सबसे पहले माध्यिका समझते हैं क्या होती है और माध्यिका होती कहाँ है। माध्यिका त्रिभुज में होती है। अब माध्यिका होती क्या है, किसी भुजा के मध्य बिंदु ले लें, ये पॉइंट मान लीजिए मिड पॉइंट है भुजा AB का, इससे सम्मुख, इस भुजा के सम्मुख शीर्ष को मिला दें, ये D क्या है, मिड पॉइंट मान लीजिए AB का, तो ये AD क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। इन दो इस त्रिभुज की क्या AD माध्यिका कहलाएगी। अब माध्यिका की कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है, ये वाला त्रिभुज देखिए, एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब जितना इसका होगा उतना इसका, यानी कि इन दोनों क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। ठीक, क्या एरिया ये A डैश मान लीजिए, ठीक, A डैश, A और D और फिर A, इनका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है, आधार दोनों के बराबर है और लंब यहां से डालेंगे तो इसी रेखा पर दोनों बराबर चीजें होंगी, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। अब माध्यिका से केंद्रक बनता है, केंद्रक होता क्या है, त्रिभुज में हम कितनी माध्यिका, 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। ये माध्यिका खींची, दूसरी माध्यिका ये खींची, तीसरी ये, तो देखा आपने कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही थी। ये पॉइंट मान लीजिए है, इसी को केंद्रक कहते हैं। क्या, माध्यिकाएं संगामी होती है, यानी कि एक बिंदु से होकर जाने वाली होती है, और ये बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। अब केंद्रक की भी कुछ खासियत है। केंद्रक की खासियत क्या है कि कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो, हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, मतलब केंद्रक त्रिभुज के अंदर होगा। उसके बाद माध्यिकाओं ने देखे, एक ये त्रिभुज, 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 इतने त्रिभुज बनाए, इन सबका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। क्यों होता है वो आपको बता दिया जाएगा अगर पूछना चाहेंगे। ठीक है, इनका और इनका और इनका सबका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। इसके बाद ABC, ये जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं समान अनुपात में होती है और माध्यिकाओं का अनुपात होता है ये 2:1। इसी रेशियो में सारी माध्यिकाएं होती हैं। ठीक, तो माध्यिका से हमने क्या माध्यिका जाना, माध्यिका के बाद कहा कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। इसके बाद जितने त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। उसके बाद माध्यिका का अनुपात जाना। अब अगर इसके में निर्देशांक दिए हैं तो माध्यिका का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 y, y1 + y2 y3/3। इसके बाद अगर आपको इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसकी या माध्यिका किसी एक की लंबाई पता करनी है तो उसके लिए एक संबंध होता है इसमें, AB² इसको हम अगर C नाम देते हैं तो AC² बराबर 2 माध्यिका जो भी होगी, AD है माध्यिका स्क्वायर प्लस ये डैश हटा दिया, इसका नाम बदल दिया। ठीक, तो अब इसके बाद चाहे इसको लिख लो चाहे इसको उसका स्क्वायर लिख दो। यहां से अगर कोई एक नहीं थी वो पता की जा सकती है। ठीक, अब अगर दो माध्यिकाएं समान हैं तो त्रिभुज आपका, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों माध्यिकाएं समान तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। तो माध्यिका और केंद्रक के बारे में हमने पूरी एक साथ आपको जितनी भी जानकारी थी अलग अलग ना करके एक साथ दे दी। इसके बाद शीर्ष लंब या केंद्रक क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। लंब मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाए, इससे 90 डिग्री का कोण बनाए। 3 शीर्ष लंब संभव होंगे, देखिए, और तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे। ये बिंदु जो गुजरेंगे इसी को लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। और ये त्रिभुज में वहां क्या था, केंद्रक तीनों में अंदर ही था, ये अलग अलग त्रिभुज में अलग जगह पोजीशन कर जाता है। अगर त्रिभुज आपका न्यून कोण है तो त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण है त्रिभुज के बाद, समकोण है तो देखिए इस भुजा से इस पर लंब डालेंगे तो यही लाइन होगी, इससे लंब डालेंगे ये
और तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। तो इसमें पता चल गया कहाँ होगा। अब इसके बाद एक ये चतुर्भुज बना दीजिए, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, 4 कोण होते हैं। इन दोनों का आर भी कितना आना चाहिए, 180, और इसका आर 180 पहले से आ रहा है। तो ये जो त्रिभुज, ये चतुर्भुज इसके अंदर बनना है एक ऐसा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। तो अब आपको इसकी वैल्यू दे सकता है और इसकी वैल्यू कहीं पूछ सकता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण ही होता है कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं समद्विभाजक, अंतः केंद्र। अब बात करते हैं लंबार्धक और समद्विभाजक की। लंबार्धक क्या होता है, किसी रेखा का, ये रेखा है आपके पास, इसका अगर लंब अर्धक खींच दें, ये मतलब इसको आधा करें और कैसे लंबवत आधा करें, तो ये इसका लंबार्धक कहलाएगा। अब कोई कोण है उसका, ये लाइन, इस कोण को बराबर दो भागों में बांटते तो ये समद्विभाजक कहलाएगी। तो त्रिभुज में कितने लंबार्धक, 3, समद्विभाजक कितने, 3। तो देखिए अब ये त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें इसका हमने लंबार्धक खींचा, मान लीजिए ये आया, इसका लंबार्धक खींचा ये आया, और इसका ये आया। तो देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों लंबार्धक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, और ये जहां से गुजरते यही पॉइंट क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। और परिकेंद्र की खासियत क्या होती है, ये त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। अब अगर 3 बिंदु इससे बराबर है तो यहाँ से एक वृत्त बनाया जा सकता है, देखिए, और ये वृत्त क्या होगा, इसके तीनों शीर्ष को टच करेगा तो ये क्या कहलाएगा, परिवृत्त। ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। इस वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी, परित्रिज्या। अब अगर इस त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं पता थी और आपसे परित्रिज्या कहते बताइए हमें कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है R=ABC/4 डेल्टा। डेल्टा यहाँ क्या है, क्षेत्रफल इसका त्रिभुज का, ठीक। तो परिकेंद्र, अब परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, ये भी निम्न कोण में अंदर, अधिक कोण में बाहर, और संपूर्ण त्रिभुज में, मेन चीज समझनी है, संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण है इसके मध्य बिंदु पर, यहीं पर परिकेंद्र होगा। यानी कि कर्ण का मध्य बिंदु इससे, इससे और इससे, तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है। अब बात करते हैं अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र समद्विभाजक बता दिया, त्रिभुज में कितने, 3 कोण, तीनों का समद्विभाजक, इसका और इसका और इसका, तीनों का समद्विभाजक किया, इसका समद्विभाजक कर दिया, इसका समद्विभाजक और इसका। ये भी एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा, यही पॉइंट, जहां से एक पॉइंट, यही अंतः केंद्र कहलाएगा। और अंतः केंद्र की क्या खासियत होती है, ये त्रिभुज की तीनों रेखाओं से समान दूरी पर होता है। अब ये तीनों समान दूरी पर, तो यहाँ से भी एक वृत्त बन सकता है, वृत्त बन गया तो ये अंदर बना। और इसको दूसरे शब्दों में त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा वृत्त अंतः वृत्त ही बनता है। कभी कभी पूछता है सबसे बड़ा वृत्त की त्रिज्या बताइए, तीनों चीजें थी, तो इसकी त्रिज्या का फार्मूला होता है R=A/S, या डेल्टा इसी को बोलते हैं, डेल्टा/S। ये डेल्टा क्या है, A है, ठीक। अब तो पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या कहीं पूछते हैं। एक चीज और थोड़ी समझ लीजिए, बस वीडियो एक बार खत्म हो जाएगा। ये कोण है इसकी समद्विभाजक, मान लीजिए ये कोण, ये कोण, तो ये कोण जिससे बना था AB और AC से, इनका अनुपात इस भुजा को कहीं काटेगा कि सम्मुख भुजा का, तो उसी अनुपात में काटेगा। मतलब ये D पर काट रहा था तो BD/DC, इनका अनुपात बराबर। अब इससे क्या होगा, आपको ये भुजा दे दी, कहीं ये दे दी, कोई एक पूछ देगा तो आप बता ले जाएंगे कैसे, ठीक। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और सम्मुखता में।